गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं राजस्थान गुप्ता आज हाई स्कूल के जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव का श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा। देखिए, मानव के श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सहायक श्वसन अंग, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और दूसरा है मुख्य श्वसन अंग या फेफड़े, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन और लंग्स। सबसे पहला है सहायक श्वसन अंग। सहायक श्वसन अंग क्या होता है? वह समस्त अंग जो गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेते, किंतु ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर वातावरण में मुक्त करने का कार्य करते हैं। ठीक, इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सहायक श्वसन अंग को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है बाह्य नासारंध्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। जगह के अभाव के कारण हम इसे इंग्लिश में नहीं लिख पाए हैं। पहला है बाह्य नासारंध्र या एक्सटर्नल नेयर। बाह्य नासारंध्र क्या होता है? हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, एक डायग्राम बनाया है। देखिए, बाह्य नासारंध्र, बाह्य नासारंध्र जो होता है ये श्वसन अंग का सबसे पहला अंग होता है जो वातावरण के संपर्क में रहता है। ठीक, ये बाहर की तरफ दो छिद्रों के माध्यम से बाहर वातावरण में खुलता है, जिसके द्वारा वायु हमारे श्वसन अंगों में प्रवेश करती है। बाह्य नासारंध्र, जिसको हम एक्सटर्नल लेयर कहते हैं, या अंदर की तरफ जो है नासा गुहा एवं नासा मार्ग में खुलता है। नासा गुहा एवं नासा मार्ग को कहते हैं अंग्रेजी में नेजल कैविटी एंड नेजल पैसेज। नेजल कैविटी एंड नेजल पैसेज। बाह्य नासारंध्र के आगे अंदर की तरफ एक गुहा होती है, स्पेस होता है, कैविटी होती है, जिसको हम बोलते हैं नासा गुहा या नेजल कैविटी। इसमें बीच में एक दीवार होती है, एक पट होता है, सेप्टम होता है, जिसको कहा जाता है नासापट। नासापट नासा गुहा को दो भागों में डिवाइड कर देता है। नासा गुहा में छोटे छोटे रोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो छोटे छोटे रोम होते हैं उनका कार्य क्या होता है? जो हम वायु बाहर से ग्रहण करते हैं उसमें जो धूल के कण होते हैं या अन्य हानिकारक कण होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, उनको ये अपने में उलझा करके वहीं पे रोक लेता है और स्वच्छ एवं निस्यंदित वायु को अंदर जाने देता है। इसके अलावा जो श्लेष्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली, वो हमेशा म्यूकस का सेक्रेशन करती रहती है, श्लेष्म का स्रावन करती रहती है, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमेशा इस कैविटी को, इस गुहा को नम बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है? क्योंकि जो बाहर से हम वायु ग्रहण करते हैं वो वायु ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। हम जैसे जिस वातावरण में रहते हैं वैसे उस वायु का टेम्परेचर भी होता है। तो जब ये वायु बाहर से गर्म होती है या ठंडी होती है, अंदर जाती है, तो यहाँ की नमी के कारण, श्लेष्मा की नमी के कारण जो है वह उसका जो तापमान होता है वह शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से जो गर्म वायु प्रवेश करती है या जो हवा, सामान्य हवा प्रवेश करती है, वह शरीर के तापमान के बराबर उसका तापमान श्लेष्मा के कारण हो जाता है और स्वच्छ एवं निस्यंदित वायु अंदर की तरफ पहुँच जाती है, प्रवेश करती है। इसके बाद अगला आता है नासा गुहा एवं नासा मार्ग हो गया।
ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स बोला जाता है। फेरिंग्स जो नासा मार्ग होता है वो अंदर जाकर के ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी पीछे की तरफ जो है ये वायुनाल से जुड़ी रहती है। ग्रसनी पीछे की तरफ वायुनाल से जुड़ी रहती है। और इसके बाद अगला आता है वायुनाल। वायुनाल क्या होता है? वायुनाल को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कंठ या स्वरयंत्र। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ फिगर बनाए हैं, कंठ या स्वरयंत्र। इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, कंठ या स्वरयंत्र। और उसके बाद का जो पार्ट आता है इसको हम कहते हैं श्वास नली, या इसको बोलते हैं ट्रैकिया। श्वास नली या ट्रैकिया। अब देखिए कंठ या स्वरयंत्र क्या होता है। कंठ या स्वरयंत्र जो ग्रसनी होती है वो आगे जाकर के कंठ में खुलती है। कंठ की गुहा कंठ कोश कहलाती है। कंठ जो होता है नीचे की तरफ श्वासनाल से जुड़ा रहता है और ऊपर ग्रसनी से जुड़ा रहता है। इसमें मुख गुहा से मुख ग्रसनी भी जुड़ी रहती है। और यहाँ पे जो कंठ कोश होता है, कंठ कोश के अंदर में वाक्रंथ पाए जाते हैं, स्वरयंत्र पाए जाते हैं, जिसमें कंपन होने से आवाज या ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए इसको हम ध्वनि उत्पादक यंत्र भी बोलते हैं। इस कंठ में अंदर की तरफ एक ढक्कन के समान संरचना होती है जो वायुनाल को भोजन निगलते समय वायुनाल को ढक लेती है, जिससे भोजन का कोई टुकड़ा वायुनाल में या श्वसन नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। आगे जाने के बाद यह जो है पीछे की तरफ नीचे ये श्वास नली से जुड़ा रहता है। श्वास नली इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली या ट्रैकिया की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, जो कंठ से लेकर के पूरी ग्रीवा से होते हुए अंदर वक्ष गुहा तक पहुंची रहती है। वक्ष गुहा में श्वास नली की दीवार बहुत पतली होती है और इसके दीवार में 16 से 20 अधूरे छल्ले पाए जाते हैं जो उपार्श्व के बने होते हैं, जिसका कार्य क्या होता है कि इस नली को हमेशा जो है अपनी आकृति में वो बनाए रखता है। जो छल्ला उसमें पाया जाता है इस श्वास नली को अपनी आकृति में बनाए रखता है, कभी श्वास नली पिचकने नहीं पाती है। आगे जाकर के जो श्वसनी होती है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो दो पतली नलिकाओं में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई या श्वसनी। ब्रोंकाई अपने तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये ब्रोंकाई है, देख रहे हैं आप लोग, ऊपर जो है श्वास नली से जुड़ी हुई है और यहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। इसको हम बोलते हैं श्वसनी, जो अपने तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वसनी फेफड़े में प्रवेश करने के बाद या और पतली पतली नलिकाओं में या उप श्वसनियों में डिवाइड हो जाती है। अंतिम रूप से ये डिवाइड होकर के कूपिका नलिका में बदल जाती है। सबसे लास्ट में डिवाइड होकर के इस तरह से, जैसे मान लीजिए ऊपर ये यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये श्वसनी है। आगे जाकर के ये कई पार्ट में डिवाइड होते हुए ये जो है लास्ट में जो सबसे पतली नलिका बनाती है इसको हम बोलते हैं कूपिका नलिका। ये जो है वायुकोष्ठक से जुड़ी रहती है। वायुकोष्ठक जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं, वायुकोष्ठक। ये अंत में जाकर के जो श्वसनी होती है विभाजित होते हुए सबसे पतली नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कूपिका नलिका। और कूपिका नलिका अंत में जाकर के वायुकोष्ठक से जुड़ी रहती है। वायुकोष्ठक छोटे छोटे जो है अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं होती हैं, जिसमें बीच में स्पेस होता है। इसको भी हम बताएंगे क्या चीज होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो श्वास नली होती है ये वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद फेफड़ों में जाती है, दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है।
फेफड़ों में जाने के बाद यह पतली पतली जो है उपनलिकाओं में विभाजित होकर के अंत में जाकर के वायु कोष्ठक से जुड़ जाती है। ठीक, अगला आता है, ये तो रहा सहायक श्वसन अंग। अब हम बात करते हैं दूसरा श्वसन अंग क्या है, जिसको हम कहते हैं मुख्य श्वसन अंग या मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं? वह अंग जो गैसीय विनिमय में भाग लेते हैं उसको हम मुख्य श्वसन अंग कहते हैं। इसके अंतर्गत फेफड़े आते हैं। फेफड़े जो होते हैं ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। आप लोग जानते होंगे शरीर में 2 गुहा होती है, 2 कैविटी होती है। एक वक्ष गुहा होती है, दूसरी उदर गुहा होती है। वक्ष गुहा को हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, उदर गुहा को एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। तो जो फेफड़े होते हैं ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। फेफड़े बहुत ही लचीले, स्पंज की तरह, स्पंज के समान मुलायम और हल्के गुलाबी कलर के अंग होते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, एक दायां फेफड़ा और दूसरा बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पिंडों में बटा होता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये पहला जो दायां फेफड़ा है, दाएं फेफड़े का ये उच्च पिंड है जिसको हम कहते हैं दाएं फेफड़े का उच्च पिंड, अपर लोब ऑफ राइट लंग्स। और ये बीच का है दाएं फेफड़े का मध्य पिंड, जिसको हम मिडिल लोब ऑफ राइट लंग बोलते हैं। और ये निचला फेफड़ा है दाएं फेफड़े का निम्न पिंड, लोअर लोब ऑफ राइट लंग। बाएं तरफ का जो फेफड़ा होता है ये 2 पिंडों में बटा होता है। एक ऊपरी पिंड जिसको हम कहते हैं बाएं फेफड़े का उच्च पिंड और दूसरा बाएं फेफड़े का निम्न पिंड। तो इस प्रकार से दायां फेफड़ा 3 पिंडों में बटा होता है और बाएं फेफड़ा 2 पिंडों में बटा होता है। फेफड़े की गुहा को हम फुफ्फुस गुहा कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं। फेफड़े के चारों तरफ दोहरी झिल्ली का बना हुआ एक आवरण होता है जिसको हम फुफ्फुसावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरण, या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। इस गुहा में फेफड़े और झिल्ली के बीच की जो गुहा होती है उसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको हम फुफ्फुस द्रव कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये फुफ्फुस को, फेफड़े को घर्षण से बचाता है या बाहरी आघात से इसकी सुरक्षा करता है। फेफड़े के नीचे जो निचला पार्ट होता है ये डायाफ्राम से या तंतुपट से जुड़ा हुआ होता है। अब हम देखते हैं फेफड़े की संरचना कैसे होती है। फेफड़े के अंदर की संरचना बाहर की तरफ से चपटा होता है, एकदम प्लेन होता है, लेकिन अंदर की संरचना देखने पर इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक इसमें पाए जाते हैं। इस कोष्ठक को हम नीचे की तरफ एक दिखाए गए हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं वायु कोष्ठक। चलिए, ये तो रहा जो है सहायक श्वसन अंग और मुख्य श्वसन अंग। अब हम बात करते हैं जो दायां फेफड़ा होता है ये बाएं फेफड़े से हल्का सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और ये 3 पिंडों में बटा होता है। बाएं फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है और 2 पिंडों में बटा होता है। ठीक, ये तो रहा जो है मुख्य श्वसन अंग और सहायक श्वसन अंग। अब हम बात करते हैं गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय या गैसियस एक्सचेंज, कैसे गैसीय विनिमय होता है फेफड़ों में। तो ये रहा मानव का श्वसन तंत्र। इसमें आज हम आप लोगों को मानव के श्वसन अंगों को कितने भागों में बांटा गया श्वसन तंत्र को, मुख्य सहायक श्वसन अंग और मुख्य श्वसन अंग। सहायक श्वसन अंग के कितने भाग होते हैं ये सब आप लोग जान गए हैं, और मुख्य श्वसन अंग में क्या आते हैं, फेफड़े आते हैं, इसको भी आप लोग जान गए हैं। और इसके बाद जो आता है
गैसीय विनिमय, इसको हम अगले लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। और बस आज जो है ये इतना। आप लोग होमवर्क लिख लीजिए कि मानव के श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। मानव के श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप यही लिखेंगे सहायक श्वसन अंग और मुख्य श्वसन अंग। सहायक में ये दिखा दीजिएगा जो वायुनासारंध्र, नासागुहा और नासामार्ग, ग्रसनी और वायुनाल, और मुख्य में फेफड़े। बस आज यही इतना ही।